हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मुद्दे पे आते हैं। आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका है, टॉपिक है ज्योग्राफी में पहाड़ियों के संदर्भ में। आज हम लोग पहाड़ियों के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारतवर्ष में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, किस तरह की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, और ख़ास तौर से इसमें विश्व स्तर पे हम लोग देखेंगे कि विश्व में किस तरह की किन पहाड़ियों के डिफिनेशन में क्या क्या आता है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं, कितनी तरह की पहाड़ियाँ होती हैं, इन पहाड़ियों के निर्माण जो हैं किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से हुए हैं, इन सब विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहाड़ी एक्चुअल में किसे कहते हैं पहाड़ी, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इस संदर्भ में जाना पड़ेगा कि ये उच्चावच क्या होते हैं, उच्चावचों की कैटेगरी क्या क्या बांटी गई है, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, और किस उच्चावच के अंतर्गत आपका ये पहाड़ी आता है। और इसके पहले भी अगर हम कुछ जानना चाहें तो हमें ये जानना होगा कि ये जो आपका पूरा ग्लोब है, और ग्लोब पे यानी कि पूरा विश्व कहिए जिसे, पूरा विश्व है, इसमें जो स्थल खंड हमारा है, खासतौर से हम बात करें स्थल खंड की, तो स्थल खंड कितने रूपों में विभक्त है। क्या हर जगह पूरा समतल ही है यानी मैदानी क्षेत्र ही है स्थल का, या इसमें से कुछ हिस्सा पठारी है, या कुछ हिस्सा इसका पर्वतीय है, इन विषयों पे देखेंगे। तो पहले एक को हम डिफाइन करते हैं। तो आप पहले हम लोग पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे ग्लोब की बात। तो ग्लोब में देखिए इसमें जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, उच्चावच मतलब होता है संरचना, यानी कि हम कहीं से कोई संरचना देखें, ठीक है, तो हमें जो एक ग्लोब में अगर देखते हैं तो कौन सी संरचना हमें दिखाई देगी। क्या हमको पठार दिखाई देगा, क्या हमको मैदान दिखाई देगा, हम अंतरिक्ष से या कुछ इतनी ऊंचाई से हम अगर पृथ्वी को देखें जहां हमको पृथ्वी गोल दिखाई दे, ठीक है, पृथ्वी हमको दिखाई दे, कोई ऐसी जगह जहाँ से हम पृथ्वी को देख सके, तो पृथ्वी में हमें क्या चीज़ दिखाई देगी। मूल रूप से दो चीज़ें ही दिखाई देंगी, एक तो जलीय क्षेत्र दिखाई देगा यानी महासागर दिखाई देगा, और दूसरा क्या दिखाई देगा, स्थल खंड दिखाई देगा। तो ये जो दो संरचनाएं हैं पृथ्वी पर, एक तो जलीय क्षेत्र की जो कि महासागर कहते हैं, और जो स्थल खंड है जिसे महाद्वीप कहते हैं, तो ये दो संरचनाएं ही दिखाई देती हैं। यही प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। महाद्वीप जो हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में है, और महासागर यह भी प्रथम श्रेणी के उच्चावच में है। अब दूसरे जो कैटेगरी उच्चावचों की बांटी गई है वो यह कैटेगरी है कि जो हमारा स्थल खंड है यानी कि जो महाद्वीप है, इसमें कुल तीन संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा, दूसरा आपको पठारी क्षेत्र दिखाई देगा, और तीसरा आपका पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देगा। तो ये जो पर्वत, पठार और मैदान हैं, यही आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं, ठीक है, जिनमें से आज हम लोग पहाड़ी के संदर्भ में देखेंगे, बात करेंगे। और इन द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अपक्षय अपर्दन के परिणाम स्वरूप जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वे तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं आपके। जैसे आप अक्सर देखे होंगे कि जो घाटियां हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की घाटी ले लीजिए, ऐसे बहुत सारी हजारों घाटियां आपको विश्व में मिलेंगी। उन घाटियों में आप देखेंगे वो क्या है कि पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा है जो समतल थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहाड़ियों का एक समय के साथ कई हजार वर्षों में अपक्षय अपर्दन के कारण से जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में टूटते हैं उनके पत्थर, ठीक है, और पत्थर के कणों से मिल करके एक मतलब एक स्थलीय संरचना का निर्माण, मैदानी संरचना का निर्माण या घाटी का निर्माण होता है। घाटी मतलब स्वाभाविक सी बात है, दो पहाड़ियों के बीच का जो हिस्सा आएगा वो घाटी कहलाता है। और घाटी क्या होता है, जो आज दिखती है क्या वही स्वरूप पहले रहा होगा, उसका नहीं रहा होगा, हजारों वर्ष पहले उसका सेम स्वरूप नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जो ईंटें पत्थर ऊपर के जो उसके जो पत्थर हैं वो समय अपक्षय अपर्दन के कारण से उसमें घर्षण आने के कारण से उनके जो कण है वो ज़मीन पर आकर के बिखरे, उस घाटी में बिखर करके एक, या वर्षा के ऋतु के द्वारा जो अपक्षय अपर्दन होता है, फिर वर्षा ऋतु क्या, वर्षा में क्या होता है, वो पानी सरक करके उसके साथ मलबा नीचे आकर के तल पर फैल जाता है, ठीक है, तो उससे एक मैदान का निर्माण कर देता है। तो उससे यानी कि पर्वत, पठार और मैदान से निर्मित अगर कोई नया मैदान है, समझ रहे हैं ना, तो वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आएंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की घाटी से करेवा मैदान है, तो वो पूछा जाएगा क्या मैदानी हिस्से का है वो, क्या मैदान है वो, क्या ये मैदान के अंतर्गत तो आएगा वो, लेकिन वह
तृतीय श्रेणी के मैदान के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। यानी कि इन द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों से निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, ये आपके तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। ठीक है, जैसे करेवा मैदान मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि जैसे नदियाँ जब पहाड़ी क्षेत्रों से उतर के आती हैं तो क्या करती हैं कि एक नए संरचना का निर्माण कर, जैसे डेल्टाओं का निर्माण आप लोग देखते होंगे, डेल्टा का निर्माण है, या जो पर्वतपदीय प्रदेश जो होते हैं, यानी कि जहाँ नदियाँ हिमालय से या पहाड़ों से उतर के आती हैं और मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो उसमें आप लोगों ने खादर बांगर वाले क्षेत्रों का निर्माण आप लोग देखते होंगे कर देती हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये सब क्या निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, ये निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तो कुछ इसमें से आपको तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे इस बात को। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है आज, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के संदर्भ में देखना है। तो यानी कि जो पूरा मैदान हमको जो महाद्वीप दिखाई देता है, जो महाद्वीप की जो संरचना हम लोगों को दिखाई देती है, ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र होता है वो मैदानों का क्षेत्र होता है, और उसके बाद दूसरा जो नंबर का क्षेत्र आता है वो पठारी का क्षेत्र आता है, और तीसरे नंबर के जो क्षेत्र आते हैं वो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पूरे महाद्वीप का, ठीक है, जो महाद्वीप हमारे स्थलखंड है, पूरे स्थलखंड का, या कहिए पूरी भू संरचना का, भू संरचना पृथ्वी की संरचना, भू संरचना यानी कि जो महाद्वीप है वो वाले हिस्से, पूरी भू संरचना का लगभग 26% हिस्सा पहाड़ी है और 33% हिस्सा पठारी है, और इससे बाद जो बचता है लगभग 41% हिस्सा वह मैदानी है। ठीक है, तो इनमें से आज 26% हिस्से वाले भाग के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं जो विश्व में है। आइए स्टार्ट करते हैं इस विषय को। ठीक है, तो देखिए समस्त भूपटल का जो है, जो स्थलखंड का जो लगभग 26% अभी मैंने आपको बताया पर्वतीय भाग या पर्वतीय पहाड़ियों से एक तरह से आच्छादित है या हैं उसमें, ठीक है, का विकास है। 33% पठारी भाग है, 41% लगभग मैदान है। ठीक है, ये भूपर्पटी के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं। किस श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, और धरातल पर आकार और संरचना के आधार पर कई कैटेगरी भी की गई है, लेकिन इसके पहले हम लोग इसके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को देखें उसके पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअली में पहाड़ी और पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या है, पर्वत किसे कहते हैं, और पर्वतों की श्रेणी में क्या रखे जाएंगे और पहाड़ी की श्रेणी में क्या रखे जाएंगे। तो देखिए जो साइंटिफिक जो डिफिनीशन है उसके आधार पर यही है कि लगभग जो धरातल है मतलब जहाँ पर ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास के धरातल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई, लगभग कम से कम 1000 मीटर की ऊंचाई हो। ठीक है, और उसका ढाल शिखर के जैसा हो, एक ढाल मतलब बहुत कम ढाल वाला हो और खड़े ढाल का हो, और दूसरा बहुत नॉर्मल ढाल का हो। ऐसी अगर संरचना दिखाई देती है, 1000 मीटर से ऊंची है, तो क्या कहलाएगी, पर्वत की श्रेणी में कहलाएगी। दूसरे इसके अंतर्गत आएंगे कौन से, पहाड़ियाँ कौन से कहलाएंगे, वो लगभग 1000 मीटर से कम हो। कहीं कहीं आप किताबों में देखेंगे तो डिफिनीशन में थोड़ा डिफरेंसेस मिलेगा आपको, कहीं कहीं मिलेगा आपको कि 600 मीटर की ऊंचाई तक भी परिभाषित करेंगे उसको, 600 मीटर, कहीं कहीं पहाड़ी को जरूरी 1 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी हो, बहुत सारी जगहों पे 600 मीटर की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगी, पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो जो 600 मीटर से लगभग या 1000 मीटर से कम ऊंचाई की, ठीक है, एक ढाल खड़ा होगा, दूसरा ढाल निम्न ढाल का होगा। ठीक है, एक ढाल बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ढाल खड़ा हो, जैसे हिमालय आप देख लीजिए, हिमालय का क्या होता है कि जो भारत या नेपाल की तरफ का जो हिस्सा है वो मंद ढाल का है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे ढाल कम है, मंद ढाल का है, और दूसरी तरफ का क्या है, बहुत खड़े ढाल का, यानी कि चीन वाले साइड से जो ढलान इस रूप में नहीं है। ठीक है, तो एक ढाल उसका जो है काफ़ी खड़ा होगा और दूसरा जो है मंद ढाल का होगा। ठीक है, जो कि हल्की ढाल का होगा। तो ऐसी संरचना अगर दिखाई देती है आपको तो आप समझ जाइएगा कि पर्वत पहाड़ी के अंतर्गत डिफिनीशन, वैज्ञानिक डिफिनीशन क्या है। कोई ऊंचा हिस्सा है तो क्या होगा, अगर वो 600 मीटर से नीचे का हिस्सा है या 600-800 मीटर तक का हिस्सा है तो पहाड़ी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और अगर 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक का हिस्सा है तो क्या होगा, पर्वत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये डिफिनीशन बेसिक तौर से है इसकी परिभाषा, इसमें ऊंचाई का यही एक आधार बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो अगर कोई 1000 मीटर से कम ऊंचाई, मतलब आप इस डिफिनीशन में आ जाएगा, 1000 से कम की डिफिनीशन मतलब जो है ऊंचाई है तो पहाड़ी के अंतर्गत मोस्टली रख लिया जाएगा। ठीक है,
अब ये जो संरचनाएं दिखाई देती हैं धरातल पर आकार और स्वरूप की भिन्नता के आधार पर ये जो पहाड़ियाँ और पर्वत जो दिखाई देते हैं इनके कुछ क्लासिफिकेशन किए गए, इनके कुछ वर्गीकरण किए गए हैं। क्या ये पर्वत एक ही समय में सारे निर्मित हो गए थे या इनका कालक्रम अलग अलग समय में हुआ है? जैसे एक ही जगह पे, जैसे हिमालय के बारे में देखेंगे तो हिमालय का निर्माण क्या कई चरणों में हुआ या एक ही चरण में हो गया? तो ऐसे आपको देखने के लिए इसके वर्गीकरण भी किए गए हैं, पर्वतों के क्लासिफिकेशंस भी किए गए हैं। आइए उन्हीं क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन पहाड़ियों के बारे में कैसे कुछ जाना जा सकता है। तो पहाड़ियाँ आपको देखिए, इसमें कई वर्गीकरण इसका देखा जाएगा। वर्गीकरण में अगर देखेंगे तो मूल रूप से इसका जो वर्गीकरण है स्थिति के आधार पर, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर इसके क्लासिफिकेशन को किया गया है। तो पहले हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं, फिर इसके बाद में इसकी डिटेल को एक एक को चर्चा करते हैं। तो पर्वतों के संदर्भ में हम लोगों को देखना है क्या कि अगर स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो पर्वत कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो ही जगह पर स्थिति के आधार पर पर्वत दिखाई देंगे। कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? या तो जो समुद्र के किनारे वाला महाद्वीपीय हिस्सा, उन हिस्सों में पर्वत आपको दिखाई देंगे, या जो महाद्वीप है उसके बीच वाले हिस्से में दिखाई देंगे। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन है। एक तो स्थिति के आधार पर इनके दो क्लासिफिकेशन हो गए। एक तो महाद्वीप के अंदर, कोई महाद्वीप है उस महाद्वीप के अंदर, या कोई महाद्वीप, क्या पूरा महाद्वीप जो हम लोग बात कर रहे हैं स्थलखंड की, पूरे स्थलखंड के या तो कोस्टल वाले एरिया के किनारे मिलेंगे पर्वत आपको, या तो बीच वाले हिस्से में मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन किया गया है। जो है ये मेन क्लासिफिकेशन इनका अगर देखेंगे स्थल पे आधार पर देखेंगे तो यही तटीय पर्वत हो जाएंगे, एक तो आंतरिक पर्वत हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम पर्वतों के बारे में देखें तो जो पर्वत हमको दिखाई देते हैं अभी हम लोगों ने स्थलखंड के पर्वतों का क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया। दूसरा आधार इसका होता है सागरीय पर्वत, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वे कहीं कहीं पर ही आपको टीवी में आपने देखा होगा, कभी कोई प्रोग्राम या आपने पढ़ा होगा तो वहाँ जाना होगा कि पर्वतों के अंदर, मतलब जो महासागरों के अंदर भी पर्वत होते हैं, और कभी कभी ये पर्वत इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो समुद्र से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब समुद्र का जो लेवल है, तट है, उससे ऊपर भी दिखाई देने लगते हैं। और एक्चुअल में क्या वो बहुत नीचे गहराई तक होते हैं और कई किलोमीटर ऊँचे पर्वत होते हैं वो। ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्थिति के आधार पर दो हैं, एक स्थल पर स्थित पर्वत है और दूसरा जल में स्थित पर्वत है। स्थल स्थिति के आधार पर इसको पहला क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा समुद्र में स्थिति के आधार पर, और स्थल वाला जो देखेंगे इसको तटीय पर्वत कहेंगे, इसको बांट सकते हैं, और दूसरा आंतरिक पर्वत के रूप में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर भी कई तरह के हैं, जो कि अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग पर्वतों के एक संग्रह को समझ लेते हैं कि पर्वतों को, जैसे किसे पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, या पर्वत तंत्र किसे कहते हैं, पर्वत वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा, कार्डेरा किसे कहते हैं, कार्डिलेरा किसे कहते हैं, पर्वत समूह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए जानते हैं पहले इसके जो धरातल पर आकार एवं स्वरूप की भिन्नता के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के पर्वतीय स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो कौन सी पर्वतों की स्थलाकृतियाँ जो हैं किस श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएंगी, इसको देखने की जरूरत है आपको। देखिए, आइए जानते हैं। एक तो है पर्वतीय कटक, ठीक है, जिसे माउंटेन रिज के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, पर्वतीय कटक क्या होता है? देखिए, कटक जो होता है ना, एक अक्सर आप इसका ये शब्द का जो प्रयोग सुने होंगे, एक लंबी सी एक श्रेणी बनती है। ठीक है, एक लंबी सी श्रेणी श्रृंखला बनती है, और समुद्रों में के पर्वतों के लिए ज़्यादातर इसको, मतलब आप हर जगह देखेंगे तो समुद्री कटक में आपको हमेशा यूज में मिलेगा वहाँ पर ये शब्द। लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, संकीर्ण एवं ऊँची। देखिए, इसमें जो होगा इसका हिस्सा क्या संकीर्ण होगा, यानी कि ऊपरी पर्वत का जो हिस्सा होगा वह बहुत चौड़ा नहीं होगा, वह क्या होगा, संकीर्ण होगा, पतला होगा, कम से कम स्थिति कवर किए हुए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है पर्वत कटक में संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को। ठीक है, ऊंची पहाड़ियों के संकीर्ण यानी कि पतली, ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध यानी कि एक सिस्टमेटिक वे से क्रम में कई सारी चोटियां आपको दिखाई देंगी। क्रमबद्ध रूप में पर्वत कटक, जो पर्वतों की जो स्थिति होती है वो कटक कहलाती है। ठीक है, कटक क्या हो गया, वो जो पर्वतों की संरचना ऐसी नुकीली सी बनी रहती है, यानी कि कम चौड़ा उसका आधार होगा, मतलब उसका जो शिखर होगा वो कम चौड़ा होगा। ठीक है, और वो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपको पर्वतीय कटक कहलाएगा। इसकी उत्पत्ति चट्टानों के
स्तरों के मुड़ने का सर्वाधिक इसका मतलब कारण होता है, ठीक है। जब स्तर मुड़ते हैं तो मोस्टली इस तरह की संरचना का निर्माण होता है, यानी कि दबाव पड़ता है तो फिर वो क्या करते हैं, निकलते हुए चले जाते हैं। चाहे वो निकलने की स्थिति कुछ भी हो सकती है, चाहे मलबे के निकल के हो या फोल्डेबल माउंटेन के तहत उठने से हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुड़ने से सर्वाधिक होती है। इसका एक ओर का ढाल तीव्र होता है और दूसरी ओर का ढाल जो है सामान्य सा होता है। तो जैसे भी आपने देखा हिमालय वगैरह के बारे में, एक तरफ मैंने बताया अभी था आपको कि ढाल एक तरफ से मंद होता है, एक तरफ से ज़्यादा तेज ढाल होता है, ठीक है। जो तीव्र ढाल होगा, ढाल तीव्र होगा, दूसरी तरफ का ढाल जो है सामान्य या मंद ढाल होगा, ठीक है। तो पर्वत कटक के बारे में आपको समझ में आ गई। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को पर्वत कटक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पर्वत श्रेणी किसके कहते हैं, माउंटेन रेंज किसे कहा जाता है, एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों का एक ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर, कई कटक, घाटियाँ आदि सम्मिलित होते हैं। यानी कि आप देखिए पर्वत कटक का आपको विस्तृत रूप मिल रहा है पर्वत श्रेणी, ठीक है। पर्वत श्रेणी जो आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, ये इसका एक विशद रूप में, यानी कि कई सारे कटक, घाटियाँ, शिखर इसमें मिल रहे हैं और इसके बारे में का एक ही काल में। अब काल का मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। एक ही अभी उसके बारे में भी हम लोग आगे चल कर के नेक्स्ट वाले हिस्से में इसके कवर करेंगे कि क्या आता है, कौन सा काल पीरियड होला। यानी कि आप देखें कैम्ब्रियन युग सुना होगा, प्री कैम्ब्रियन युग सुना होगा, ठीक है, मेसोजोइक एरा सुना होगा, तमाम सारी चीज़ें इसके बारे में है आप लोगों को। क्रिटेशियस युग सुना होगा, तो ये उस टाइम पीरियड यानी कालखंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सिनोजोइक, मेसोजोइक, ये तमाम सारे कालखंडों के बारे में बात हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग हलचलों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में इसकी चर्चा कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अभी जानना है कि भिन्न एक ही कालक्रम में, यानी कि एक ही पीरियड में, ठीक है, यानी जुरासिक काल है, क्रिटेशियस काल है, कोई एक काल पीरियड में बना हुआ हो, एक पीरियड, काल पीरियड में, टाइम पीरियड में बना हुआ हो। तो कह रहे एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों के का एक ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर, कटक, घाटियाँ आदि सम्मिलित हों, पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके उदाहरण के तौर पे आपने देखा। अब पर्वत श्रृंखला क्या है, यानी माउंटेन चेन किसे कहा जाता है, ये क्या चीज़ है। विभिन्न युगों में देखिए यहाँ काल पीरियड बदल गया, तो जब श्रृंखला आ जाएगा तो कालक्रम कई कालक्रमों में, यानी कि एक कालक्रम में जैसे जुरैसिक काल में कोई चीज़ हुई, ठीक है, पर्वत निर्माण हुआ, फिर क्रिटेशियस काल में दूसरे पर्वतों का उन्हीं क्षेत्रों में निर्माण हुआ, तो ऐसे से कालक्रम में कई कालक्रमों का हो जाएगा, इसमें पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। उसके अंतर्गत विभिन्न युगों में, यानी युग बदलते रहें और वहाँ पर भिन्न भिन्न युगों में पर्वत निर्माण होता रहे, ठीक है। इस तरह की बात है। विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं सकरे पर्वतों का समानांतर विस्तार पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहलाता है, जैसे अपलेशियन पर्वतमाला, ठीक है, राकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, इसके उदाहरण में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये कई काल क्रमों में निर्मित हुए हैं और ख़ास तौर से फोल्डेबल माउंटेन जो होते हैं, वलित पर्वत जो होते हैं, वो मोस्टली कई काल पीरियडों में उनका होता है, चूँकि प्लेटें जो होती हैं वो आती हैं, ठीक है, तो वो धीरे 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 पर्वत की संरचना का निर्माण करती हैं और कभी कभी ये कई युगों तक कार्य करती रह जाती है, प्रक्रिया कई युगों तक चलती रहती है, ठीक है। तो अभी देखेंगे नए वलित पर्वतों में देखेंगे तो हिमालय विश्व का सबसे नया वलित पर्वत की श्रेणी में है, और प्राचीन पर्वतों को देखेंगे तो आगे चल करके कई हजार वर्षों में फिर ये लगेगा कि कुछ जो आज पर्वत दिखाई देते हैं पर्वत श्रेणियों में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे वो, फिर ठीक है, यानी पर्वत श्रृंखला बन जाएंगे, ठीक है। अब पर्वत तंत्र क्या होता है बच्चों, इस पे देखते हैं। पर्वत तंत्र विभिन्न पर्वत श्रेणियों का एक समूह होता है, ठीक है। अब बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ मतलब क्या होता है, एक ही कालक्रम में निर्मित जो हो उन्हें क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, विभिन्न पर्वत श्रेणियों का मतलब जो भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है, उस सेंस में कह रहा है। जब पर्वतों का पर्वत तंत्र में पर्वत तंत्र विभिन्न पर्वत श्रेणियों का एक समूह होता है, ठीक है। विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ यानी कि जैसे हिमालय है, राकीज है, एंडीज है, एक में ये दूर दूर अलग अलग जगहों पर है, लेकिन अगर एक ही जगह पर स्थित हो, कहने का सेंस ये कह रहा है। तो पर्वत तंत्र विभिन्न पर्वत श्रेणियों का एक समूह है, इसमें एक ही युग में निर्मित पर्वतों को शामिल किया जाता है, जैसे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये सब मैप में हम लोग जब देखेंगे तो एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा उस पर, उस मैप में आप लोग इसको जब श्रृंखला को देखेंगे तो थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी इन तथ्यों को केवल समझिए आप, ठीक है। फिगर में अपने अगर हो सके तो अपना दिमाग वहाँ तक ले जाइए अगर आप जानते हैं, अभी यहाँ बताना तो थोड़ा सा आपको समझने में शायद असुविधा हो।
पर्वत वर्ग के अंतर्गत क्या आ जाता है बच्चों, ठीक है, यानी कि माउंटेन ग्रुप के अंतर्गत क्या आता है, जब पर्वतों का समूह एक गोलाकार रूप में विकसित हो जाए, यानी पर्वतों की जो श्रृंखला है या पर्वतों का जो स्वरूप है वो उसका विकास एक गोल संरचना में हो जाए, यानी कि गोल मतलब बहुत दूरी में कई 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वो कवर गोल संरचना आपका बने, तो उसके संदर्भ में कह रहा है जब पर्वतों का समूह एक गोलाकार रूप में विकसित होता है तथा उसकी श्रेणियाँ एवं कटक असमान रूप से विस्तृत होते हैं तो उन्हें पर्वत वर्ग की संज्ञा दी जाती है। ये आपकी नॉर्मल जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं, तो इसको आप दिमाग में ज़रूर रखें कि किस श्रेणी में क्या रखा जाएगा, ठीक है। और कार्डिलेरा क्या होता है या पर्वत समूह, ठीक है, तो उसको देखेंगे कार्डिलेरा के बारे में। कार्डिलेरा क्या है, जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र एक साथ बिना किसी क्रम के विस्तृत हों, ठीक है, तब उसे कार्डिलेरा कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिसमें मतलब अव्यवस्थित तरीके से जब किसी युग में निर्मित पर्वत श्रेणियां या पर्वत श्रृंखला तथा पर्वत तंत्र एक साथ ही बिना किसी क्रम के, यानी कि बिना क्रम की, ये नहीं कि यहाँ पहले ये बना हुआ है, यानी कि ये दिख रहा है आपको पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला दिख रही है, पर्वत श्रृंखला दिख रही है, पर्वत तंत्र दिख रहा है, तो ये अलग अलग ना होकर के उसी में मिसलिनियस हो जाए, मिक्स हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कार्डिलेरा या पर्वत समूह के नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण के तौर पे उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय हिस्से में जो पर्वत पाए जाते हैं वे हैं पर्वतीय भाग, इसे प्रशांत कार्डिलेरा के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया भाई कि क्या क्या मूलभूत चीज़ें थी पर्वतों के संदर्भ में। आइए अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, पर्वतों के वर्गीकरण को, ठीक है। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया था अभी, स्थिति के आधार पर स्थल पर या जलीय क्षेत्र में होंगे, तो स्थल वाले हिस्से को 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक पर्वत और तटीय पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अक्सर देखेंगे जैसे अभी रॉकीज की बात की, एंडीज की आल्प्स पर्वत की बात की, ठीक है, तो ये सब जो देखेंगे आप तटों के किनारे ही आपको पर्वत मिलेंगे, ये तटीय पर्वत हो जाएंगे। कुछ पर्वत हो जाएंगे जैसे मिड में मिलेंगे, बीच में, जैसे हिमालय पर्वत ही ले लीजिए, तो इसके आसपास कोई समुद्र दिखाई देता है आपको, इसके आसपास तो कोई समुद्र नहीं है। हाँ, आप पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर चले जाएंगे तो उस हिस्से से आप कह सकते हैं थोड़ा सा कि वहाँ पे आपके खाड़ी, बंगाली खाड़ी के हिस्से में है, लेकिन वास्तव में ये देखा जाए थोड़ा बीच के हिस्से में पड़ता है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह से आंतरिक पर्वत के अंतर्गत आप रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पर्वत आपके हैं, जैसे आपको आंतरिक पर्वत के अंतर्गत आप उसको भी रख सकते हैं, जैसे कि राखी आपका जो है अरावली पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी, तो ये सब आंतरिक हिस्से में आपके रहने वाले स्थित पर्वत होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब इसका क्या है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन इसका कुल 5 प्रकार के पर्वतों के रूप में किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, तो ये थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वलित पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, गुंबदाकार पर्वत हैं, संग्रहित पर्वत हैं और मिश्रित पर्वत हैं। ये पर्वतों की श्रेणी है, ठीक है। अब इन पर्वतों की श्रेणी का भी क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में वलित पर्वतों के अंतर्गत कौन से आते हैं, फोल्डेबल माउंटेन क्या है, ठीक है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत क्या है, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, तो पहले एक एक को हम देख लेते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। आंतरिक पर्वत जो है, आंतरिक पर्वत के अंतर्गत जो आपका देखेंगे मतलब स्थल के अंतर्गत पर्वत है, फिर आंतरिक पर्वत है, तटीय पर्वत है। तो तटीय पर्वत के अंतर्गत के कुछ उदाहरण आप लोगों से भी मैंने बताया, यहाँ पर भी कुछ है मेंशन, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले तटीय पर्वत के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के पर्वत कहाँ होते हैं, महाद्वीपों के किनारे पर महासागरों के समानांतर पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ महाद्वीप और महासागर मिल रहे हैं उसी कॉर्नर पर आपको दिखाई देंगे ये मतलब जो है पर्वत, ठीक है। इनके उदाहरण जैसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज पर्वत के बारे में मैंने भी आपको बताया, ठीक है। और पूर्वी तट पर देखेंगे अपलेशियन पर्वत, अभी मैंने जिक्र किया था अपलेशियन पर्वत का। ये क्या होता है, अमेरिका मैप आप देख रहे हैं तो अमेरिका का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, जहाँ वाशिंगटन डीसी वाला हिस्सा पड़ता है आपका, इधर पूरब के हिस्से में अटलांटिक महासागर की तरफ, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो रॉकीज जो आपका है वो कहाँ पड़ेगा, वो दक्षिणी अमेरिका मतलब अमेरिका के पश्चिमी तट पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अमेरिका के पश्चिमी यानी प्रशांत महासागर वाले हिस्से की तरफ वाला जो अमेरिका है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका जो है उसका जो चिली है, पेरू है, एक कंट्री देख रहे हैं आप लोग ना जो प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, पश्चिमी हिस्सा जो है दक्षिण अमेरिका का, वहाँ के पश्चिमी किनारे पर एंडीज पर्वत माला है, ये भी आपको तटीय पर्वत के रूप में मिलेगा। और फिर दक्षिणी यूरोप के दक्षिणी किनारे पर अल्पाइन पर्वत श्रृंखला बड़े पैमाने पर आपको मिलेगी, ठीक है, जो इधर पूरा विस्तृत आपको मिलेगा, ठीक है। और अफ्रीका के अगर उत्तर पश्चिमी हिस्से में देखेंगे तो एटलस पर्वत आपका है, ठीक है,
एटलस पर्वत आपको दिखाई देगा पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी वाला हिस्सा जहाँ पे आप रेगिस्तान देख रहे हैं सहारा का, उसके ऊपर वाले हिस्से में आपको दिखाई देगा ये पर्वत, ठीक है। तो ये तटीय पर्वत के कुछ एग्जाम्पल्स आपके होंगे। और मिड वाले पर्वत के, आंतरिक पर्वत के विश्व स्तर पर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, आंतरिक श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीपों में महाद्वीपीय तटों पर दूसरे स्थल के रूप में दूसरे स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण के तौर पे देखें यूराल पर्वत आप देख लेंगे, जो कि आपका पड़ता है रूस में, आप रूस जहाँ पे यानी कि यहाँ पे यूरोप और एशिया का मिलन स्थल है, ठीक है, रूस वाले हिस्से का, रूस का, वो वहाँ पर आपको यूराल पर्वत दिखाई देगा। वाहसिस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये यूरोप में सब मिल रहे हैं बच्चों। फिर इसके बाद में हिमालय पर्वत है, ठीक है, अभी मैंने बताया। फिर इसमें पर्वत में कई सारे, हिमालय पर्वत में कई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे कुनलुन पर्वत श्रेणी है, थ्यांशान पर्वत श्रेणी है, सिंगलिंग जो है शान पर्वत श्रेणी है, अल्टाई पर्वत श्रेणी, ये सब जो है आपके क्या मिलेंगे, ये आंतरिक हिस्सों में पाए जाने वाले पर्वत श्रेणी हो जाएंगे, ठीक है। अब तो ये हो गया भाई। और इसके बाद में अगर देख लेते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन सागरीय क्षेत्रों में, तो इसको भी थोड़ा जान लेते हैं क्या है। हवाई द्वीप वगैरह में देखा, मोनाकी पर्वत श्रेणी का नाम सुना होगा, शायद आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पढ़े हैं आप लोग। तो हवाई द्वीप का मोनाकी पर्वत श्रेणी सागर तल से जो है कि लगभग 42 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये आपका मतलब यानी कि 42 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं इसको आप, या आप कह सकते हैं कि आप लगभग 4000 मीटर है ना, ठीक है। तो 4,4200 मीटर जो आपका मिलेगा, यानी कि 4 किलोमीटर के नियर अबाउट ये आपका पड़ता है, जो समुद्र तल से ऊपर दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बहुत सारे जो है तटों पे दिखाई देंगे। मोनाकी पर्वत जो आपका है ये इसके बारे में हो गया। फिर इसके बाद में ये सागर नितल से भी, मतलब सागर तल से इतना ऊंचा है, सागर नितल से कुल टोटल अगर इसकी ऊंचाई देखी जाएगी कि अगर इसको हम देखें तो काफ़ी, देखिए सागरीय पर्वत जो भी हैं वो बहुत ऊँचे पर्वत हैं। क्यों ऊँचे हैं? क्योंकि उनका तल ही अगर वो 4 किलोमीटर गहरा समुद्र है तो लगभग करीब में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गहराई में समुद्र में वो मिलेगा आपको, उसका बेस बनेगा। वहाँ से बेस से लेने के बाद में वो अगर शिखर ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सागर के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको बाकी का हिस्सा आपको दिखेंगे। तो वही सेम मोनाकी पर्वत के बारे में है। ये लगभग करीब में 9140 मीटर की ऊंचाई पर, यानी लगभग 9 किलोमीटर मोटे तौर पे आप समझें तो 9 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है, ठीक है। यानी हिमालय से भी ऊंचा आपका हो गया। 8848 जो लगभग करीब में है आपका, उससे भी ऊंचा हो गया। लेकिन चूंकि ये सागर के अंदर इसका मैक्सिमम हिस्सा है, ठीक है, इसका केवल लगभग 4 किलोमीटर का ही हिस्सा ही आपको धरातल पर दिखाई देता है, 4200 मीटर का हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। तो इस नाते इसको इस रूप में रखा गया। इसके अलावा एंटीलियन पर्वत जो है पर समूह है, जो कि सागर तल से, यह भी इसके बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देता है, यानी कि 300 मीटर की 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखाई देता है, जो कि 3 किलोमीटर बनता है। किंतु सागर नितल से लगभग 8400 मीटर आपको मिलेगा, यानी कि 8400 मीटर आपको ऊंचा होगा, यानी 8-8.5 किलोमीटर की ऊंचाई लगभग इस पर्वत की है आपकी, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है आपको? कैरेबियन सागर, जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है आपका, वाले हिस्से को अटलांटिक महासागर के आप देखेंगे, जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका जहाँ मिलन है, कैरेबियन सागर आप देख रहे हैं, ठीक है। कैरेबियन द्वीप समूह आपका वेस्ट इंडीज वाले कंट्रीज जो भी है वहाँ वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको देखेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों का हो गया स्थिति के आधार पर, निर्माण के आधार पर। हम लोग देखते हैं बच्चों वलित पर्वत, ब्लैक पर्वत, इसमें जानने की प्रयास करते हैं वलित पर्वत क्या। वलित पर्वत जिसे फोल्डेबल माउंटेन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मालूम है कि पृथ्वी की जो शक्तियाँ हैं वो क्या करती हैं कि पृथ्वी जो फोर्स लगते हैं, ताकतें लगती हैं, और वो क्या करते हैं, दबाव पड़ने से ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है। खासतौर से जब 2 प्लेटें, ठीक है, फोल्डेबल माउंटेन की उत्पत्ति जो मोस्टली होती है वो क्या होती है कि 2 जब प्लेटों के बीच जब 2 टकराव होता है, ठीक है, टकराव की स्थिति से जो दबाव बनता है तो वहाँ से निकल करके आपका ये बनता रहता है, ठीक है, चीज़ें अपने करते रहते हैं। तो वलित पर्वतों के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दबाव पड़ते हैं ना, पर 2 प्लेटें जब आपस में एक तरह से कहीं टकराती हैं तो उनके कारण से दबाव से जो पर्वतों का निर्माण, जैसे हिमालय के बारे में देखा, रॉकीज देखा, इंडीज देखा, और तमाम सारे पर्वतों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, वही वलित पर्वतों के अंतर्गत आपके आते हैं। इसमें होता क्या, इसकी परिभाषा इसके देखें तो क्या है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन आ जाता है, ठीक है, आंतरिक पावर्स के कारण से, शक्तियों के कारण से दबाव पड़ने से उनको वलन और मोड़ आ जाता है,
है, ठीक है। वलन मतलब वही मोड़ ही उसको कहते हैं, वलन पड़ जाते हैं तो उससे मोड़दार पर्वत यानी कि फोल्डेबल माउंटेन का निर्माण होता है। इसके उदाहरण के तौर पे आपने देखा इसमें हिमालय है, अल्पाइन पर्वत समूह है, रॉकीज़ है, एटलस है, एंडीज़ है, ये तमाम सारे जो आपके पर्वत है ये वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। ये भूतकाल के नवीनतम पर्वत हैं, ठीक है। भूतकाल के यानी कि जो पिछला समय पास्ट जो हमारा हुआ है, बीता है, ठीक है, जो भी काल पीरियड बीते हैं ये सबसे पहला वाला, पीछे का सबसे पहला वाला काल है, ठीक है। तो नवीनतम भूतकाल के दरमियान ये निर्मित पर्वत है। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने से मोड़ पड़ने के कारण से होता है। तो यानी कि मूल रूप से फोल्डेबल माउंटेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो भी वलित पर्वत होंगे अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं, तो इसका मतलब कि उनमें बहुत सारी विविधताएं भी अपने आप में समाहित किए होंगे। यानी कि उसमें बहुत सारे खनिज संसाधन आपको मिल सकते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष मिल सकते हैं अगर कोई दलदली हिस्से से वो निर्मित हुए हैं, यानी जलीय क्षेत्र में। जैसे आप लोगों ने हिमालय के बारे में देख रखा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है कि उसमें आप देखते हैं कि कुछ अवशेष उसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, यानी जलीय जीवों के अवशेष आपको पाए जाते हैं, जैसे फिश वगैरह टाइप के, क्योंकि वो टेथिस भूसन नदी थी। तो टेथिस भूसन नदी दबाव पड़ने के बाद उठी तो वहाँ पर उस तरह की संरचना मिलती है। तो यानी कि फोल्डेबल माउंटेन जो होगा वो क्या होगा, आपका अवसादी चट्टानों से निर्मित होगा, ठीक है, होते हैं। इनका निक्षेप सागरीय जलीय भागों में हुआ था, ठीक है। यही कारण है कि इन चट्टानों में सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। देखिए लिखा है इसमें भी है। वलित पर्वतों का निर्माण न केवल उथले परंतु लंबे सकरे सागर से हुआ है, ठीक है। ये क्या उथले सागर से, लंबे सागरों से, और जो लंबे और सकरे सागर हैं मोस्टली उनके दबाव पड़ने से इनका निर्माण हुआ है। और ये तटों पे ही हमेशा आपको दिखाई देंगे बेटा। जैसे एटलस पर्वत आप देख रहे हैं, एंडीज़ पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला जो विश्व की है आप देख रहे हैं, स्थल भागों की एंडीज़ पर्वतमाला का, हिमालय तो आप जान ही रहे हैं, रॉकीज़ पर्वत श्रेणी हैं, ये सब क्या है, दबाव के कारण से सकरे भागों से इनका निर्माण हुआ। इस प्रकार के जलीय भाग को भूसन्नति कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जो सक्रिय भाग होते हैं वो क्या भूसन्नति है, जैसे टेथिस भूसन्नति आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जब आप पढ़ रहे थे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी कि पैंजिया, पैथालाशा याद होगा आप लोगों को, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत जो पढ़ाया था हम लोगों ने पढ़ा था। वलित पर्वत मुख्य रूप से चाँप के आकार में पाए जाते हैं, जिनका एक ढाल अवतल तथा दूसरा ढाल उत्तल होता है, ठीक है। जैसे हिमालय का आकार ले लीजिए, तलवार के रूप में है, जिसका उत्तरी किनारा जो है अवतल है तो दक्षिणी किनारा क्या है, उत्तल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब यानी कि ये शेप जो होता है, चूंकि प्लेटें मिलती हैं तो ये शेप जो होगा तलवार के आकार का, यानी कि चंद्राकार कह सकते हैं, तलवार का आकार का, या चाँपाकार, जो भी आप इसको कहें, चाँप के आकार का। चाँप आप जानते हैं ना, चाँप लगाना मैथ्स, तो वो चीज़ें हैं, चाँप के आकार से निर्मित है ये। तो ये इसके अंतर्गत आपके वलित पर्वतों के अंतर्गत आ जाएगा। इसके उदाहरण सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे ब्लॉक के पर्वतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो फिर हम लोग वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वतों के विश्व में उदाहरणों को फिर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ब्लॉक पर्वत क्या होता है, इसमें होता है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें एवं भ्रंश पड़ जाती हैं। खिंचाव के कारण से क्या संकुचन होता है ना, संकुचन के कारण खिंचाव और दबाव के कारण से क्या होता है, जमीनों में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। दरारें पड़ने के कारण से क्या कर रहा है, धरातलीय भागों में दरारें एवं भ्रंश, भ्रंश मतलब हिस्सा दब जाना, ठीक है, कोई हिस्सा दब जाए, ठीक है। तो दरारें और भ्रंश पड़ जाती हैं खिंचाव के, टेंशन के कारण से, खिंचाव के कारण से बन जाती है, हो जाती हैं। दबाव, कुछ हिस्से दब जाते हैं, कुछ हिस्से उठ जाते हैं, ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ हिस्से क्या होते हैं, उठ जाते हैं अपने मूल स्थान के, बाकी जगहों की अपेक्षा वो उठ जाते हैं, ठीक है। तो जब वे ऊपर उठ जाते हैं हिस्से, तो उनका क्या होगा, ऊपरी तल जो होगा क्या, वो समतल होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे समय के साथ अवसाद मतलब जो है अक्षय पर्वत के कारण से थोड़े नुकीले होंगे, लेकिन उनका ऊपर का जो तल होगा ऐसे पर्वतों का वह समतल स्थिति में होगा, ठीक है, वह समतल स्थिति में होगा। तो ऐसे जो निर्मित पर्वतों को जो है आपको ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके कारण धरातल
के कुछ भाग पर ऊपर धरातल का मतलब इस टेंशन के कारण धरातल का कुछ भाग क्या हो ऊपर उड़ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है वही पर्वत कहलाएगा, धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अवरोधी पर्वतों के निर्माण दरार एवं भ्रंश के कारण ही होता है। अवरोधी पर्वत जो इसे अवरोधी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अवरोधी पर्वतों का निर्माण जो है या कहिए कि ब्लॉक पर्वतों का निर्माण जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से आपका होता रहता है। ठीक है, इसे भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, और भी नाम इसका जानिए, भ्रंशोत पर्वत कहिए या ब्लॉक पर्वत कहिए या अवरोधी पर्वत कहिए, सब सारे नाम इसी ब्लॉक पर्वत के ही आते हैं। ठीक है, वासजेस रेंज, इसके उदाहरण में अगर देखेंगे तो यूएसए का वासजेस रेंज जो है वो आपका इसमें मिलेगा आपको। यूरोपीय महाद्वीप के राइन नदी की भ्रंश घाटी में के पश्चिम में वासजेस पर्वत तथा पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका इसका अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। साल्ट रेंज पर्वत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सियरा नेवादा जो कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर मिलेगा। ये सब सारे उदाहरण जो आपको मिलेंगे ये किसके मिलेंगे, ब्लॉक पर्वतों के मिलेंगे। तो आगे के क्रम में हम लोग अब देखेंगे कौन सी हलचलें हुई हैं, इसके बाकी किसे क्रम में गुंबदाकार पर्वत क्या होता है, संग्रहित पर्वत क्या होता है, मिश्रित पर्वत क्या होता है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बेहतर लगा होगा, प्रयास करिएगा और अच्छा हो जाएगा आप लोगों को, तो एक अच्छी समझ आपको विकसित हो जाएगी। इस पर आप मेंस में पहाड़ियों घाटियों के बारे में अच्छी से लिख पाएंगे। धन्यवाद।